दोस्तों, और ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भूकंप, अर्थक्वेक्स। भूकंप, देखो भूकंप का हम निम्न रूपों में अध्ययन करेंगे। पहला परिचय रहेगा, दूसरा हमारा क्षेत्र रहेगा, कारण रहेगा, तीसरा हमारा क्षेत्र, और इसमें हम एक बीच में तरंग और डाल देते हैं। इसमें तरंगे, क्योंकि भूकंप के कारण भूकंप में तरंगे अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो परिचय, तरंग, कारण, क्षेत्र रहेंगे। तो हम सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं इसके परिचय का। भूकंप का परिचय, देखो परिचय से पहले जानना जरूरी है कि भूकंप कहते किसे हैं। हम एक बेसिक नॉलेज में, बेसिक में बोल सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर आने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। थोड़ी हलचल हुई जिसमें भूकंप का जनधन की हानि होती है और नहीं भी होती, दोनों बात है। यूं कह सकते हैं कि ऐसे कारण जो अज्ञात और अज्ञात हो, पृथ्वी के ज्ञात और अज्ञात कारण के कारणों से तथा अंतर्जात और बहिर्जात दोनों कारण, अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ज्ञात और अज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहिर्जात और अंतर्जात, अंतर्जात की परिभाषा में बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ज्ञात और अज्ञात दोनों पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात कारणों से होने वाला तीव्र गति का कंपन, भूकंप कहलाता है। ये हमारी ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर आने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। तो दोस्तों भूकंप, अब देखो मान लो भूकंप आ रहा है, भूकंप निकल रहा है, तो भूकंप अनेक इसमें टर्मिनोलॉजी है, जैसे ज्ञात करने का यंत्र हुआ, किसमें हम अध्ययन करेंगे। तो ये चीजें दोस्तों भूकंप का सर अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन करते हैं, जिसको भूकंप विज्ञान भी कहा जाता है। भूकंप विज्ञान में सिस्मोलॉजी एक ही बात है जहां इसमें अध्ययन करते हैं। तीसरी चीज, जहां पर जिस भूकंप आता है उसको मापने वाला यंत्र, मापक यंत्र, वह सिस्मोग्राफ में इसका अंकन किया जाता है। दोस्तों अब देखो, हमने कई बार पढ़ा कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाला आइसोलाइन है, लाइन वाली रेखा है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट है। हाँ दोस्तों देखो, आइसोहाइट, हाइट का मतलब है ऊंचाई, लेकिन ध्यान रहे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। आप ऊंचाई करके ये मत समझना कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट है, नहीं, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। तो अब हम बात करें समान आघात यानी नुकसान पहुंचाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूगोल। हम भूकंप की बात करें तो उसको सब कहते हैं आइसोसिस्मल के नाम से जानते हैं। जहां समान आघात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल कहलाती है। और समान स्थान पर आने वाले भूकंप, समान स्थान वालों को जहां भूकंप आते हैं उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा वो कहलाती है होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन, ये चीज ध्यान रखिए। सिस्मोलॉजी हमने देख लिया कि भूकंप विज्ञान कहलाती है, सिस्मोग्राफ में इसका अंकन किया जाता है। समान आघात वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल है, और समान स्थान जहां रहते हैं उनको मिलाने वाली रेखा, जहां भूकंप आ रहे हैं उनको होमोसिस्मल लाइन द्वारा दिखाते हैं। इसमें चीजें क्या हुआ आती है, एपिसेंटर या कहते हैं अधिकेंद्र, एक आती है फोकस, ये टर्मिनोलॉजी है देखिए, यानी कि भूकंप मूल। देखो भूकंप को है ना हम दो प्रकार क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं। दो मूल क्षेत्र है, एक तो क्षैतिजीय क्षेत्र के रूप में, क्षैतिजीय क्षेत्र के रूप में, दूसरा लंबवत क्षेत्र के रूप में हम अध्ययन कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, भूकंप का हम अध्ययन क्षैतिजीय रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं और लंबवत रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। मतलब जब हम भूकंप से तरंगे निकलती है तो ऊपर तरंगे जाएगी और साइडों में तरंगे जाएगी, तो लंबवत क्षैतिज रूप इसका अध्ययन करते हैं। हमारी बात आती है एपिसेंटर
जहां भूकंप का, देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, चित्र के माध्यम से देखिए, यहां सीधी लाइन है, ये भूकंपीय तरंगे प्रसारित हो रही है। भूकंपीय तरंगे जहां सर्वप्रथम भूकंप उत्पन्न हुआ है उसे फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है। इसे कहते हैं भूकंप मूल। और जहां तरंगे सर्वप्रथम हमारे इफेक्ट करती है, जहां अंकित की जाती है, उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, या यूं कहे एपिसेंटर। एपिसेंटर ये चीज है यहाँ। तो यहाँ अंकन की जाती है, और जहां भूकंप मूल। देखिए दोस्तों, अब भूकंप आ रहा है, कभी हम देखते हैं सिस्मोग्राफी इसका अंकन करते हैं, सिस्मोग्राफी अंकन तो कैसे अंकन करते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि भूकंप आने से पहले पता लग जाता है, आज के यंत्र हो गए, तो कैसे लगता है? जब भूकंप आएगा, ध्यान सुनिए, जब भूकंप आएगा तो अब जो रेडॉक्स गैस है, रेडॉक्स गैस, उस रेडॉक्स गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। रेडॉक्स गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो पता लगेगा कि अब किसी पर्टिकुलर स्थान पर भूकंप आने वाला है। और जब भूकंप उत्पन्न होता है, रेडॉक्स गैस ज्यादा आगे हमें अंकन कर दिया, और उसके साथ जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का कहा जाता है प्रत्यास्थ ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यास्थ ऊर्जा, उसका नाम है प्रत्यास्थ ऊर्जा। देखो लिंक जोड़ के आपको, अब प्रत्यास्थ ऊर्जा की तो एक आपको सिद्धांत भी है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। बिल्कुल आपको आएगा प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये भूकंप से संबंधित है, ध्यान रखना, ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप से संबंधित है, जिसकी खोज H.F. रीड, ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया H.F. रीड ने, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। तो हम बात करें, अब देखो दोस्तों, भूकंप उत्पन्न होने के बाद जब ये तरंगे निकलती है तो ये अंडाकार रूप में या वृत्ताकार रूप में बाहर निकलती है और हमें दिखाई देती है, अंडाकार रूप या वृत्ताकार रूप में। अब भूकंप एक क्वेश्चन आता है कि तरंगों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? तरंगों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? अंडाकार और वृत्ताकार रूप हो गया। तो अब देखो अधिकेंद्र और भूकंप मूल, देखो तरंगों की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? भूकंप मूल अधिकेंद्र के बीच में सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होती है, बाकी कहीं भी न्यूनतम दूरी नहीं होती है, ये चीज नोट करना। तरंगों की न्यूनतम दूरी भूकंप मूल और अधिकेंद्र के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ से जो तरंग निकलती है वो सीधे ऊपर धरातल पर प्रदर्शित हो जाएगी और यहाँ पर अंकित हो जाएगी। तो अब हम दोस्तों याद करते हैं, हमने एक प्रत्यास्थ ऊर्जा रेडॉक्स के दोस्तों एक बार अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप हमेशा यहां से होता है। अब हम क्या करते हैं, जो भूकंपी तरंगे हैं, देखिए देखो भूकंप क्या कभी तीव्र होता है कभी धीरे आता है। तो तीव्र वाले भूकंप, मुझे एक चीज याद आई, तीव्र वाले भूकंप देखिए हमारे इंडिया की बात करें तो 2001 में भुज में बहुत तीव्र भूकंप आया था। जैसे मैंने बताया, आपने आगे हम पढ़ेंगे, उसी प्रकार कैलिफोर्निया वाला भूकंप हो गया, कोयना का भूकंप, लातूर का भूकंप, ये सारे कोयना वाला भूकंप हो गया, ठीक, महाराष्ट्र, ये तीव्र गति वाले हैं। एक लातूर का भूकंप हो गया, ये तीव्र गति वाले हैं, ये सब। और एक कैलिफोर्निया वाला भूकंप हो गया, कैलिफोर्निया में 1872 में आया था। ये सारे तीव्र गति है। तो देखो इनके जो कैलिफोर्निया भूकंप, अमेरिका हो गया, इंडिया तीन वाले भूकंप, लेकिन जो कैलिफोर्निया वाला भूकंप है, ध्यान रखिए, ये ब्रंसन, वहां पर केवल ब्रंसन है, जो कैली भूकंप आने का वहां एक दरार बहुत शानदार ब्रंसन बन गया, वो इसी का एग्जांपल आपको कभी पढ़ा होगा, ये दिखाया जाता है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं तरंगे। तो तरंगे कुल 3 तरंग हैं। देखिए दोस्तों, तरंग हम ऐसे विभाजित कर सकते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पी तरंग है, पी वेव, एस वेव, एल वेव। अब एक इनकी चीज और आती है, क्या वो आगे अध्ययन करेंगे, पी वेव। इसकी क्या विशेषताएं? देखो इनको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग या प्राइमरी, क्योंकि सबसे पहले तरंगें उद्भव होती है। तो उसके बाद इस तरंग को ही अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से भी जाना जाता है।
इसी तरंग को ध्यान रखिए ध्वनि तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि तरंग मतलब ध्वनि के रूप में ये तरंग चलती है, इसीलिए ध्वनि तरंग इसको कहा जाता है। इसकी गति एस की तुलना में इसकी गति एस 60% लगभग अधिक होती है। 60% इसकी तुलना में अधिक होती है। ये सारी विशेषताएं हैं। इसकी गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखिएगा किसकी, फी वेव्स की। इसके बाद जब दोस्तों एक किनारे, यानी कि आपको एक चीज बताएं कि भूकंप है, ये तरंग मान डायरेक्ट निकल रही है, ये इसका मान यहाँ तरंग उत्पन्न हो रही है और यहाँ तरंग पहुंच रही है, तो इसका ये प्रतिध्रुव चक्र हो गया। क्या हुआ, प्रतिध्रुव। तो जब यहाँ से कोई तरंग उत्पन्न हो रही है तो विपरीत भाग में पहुंचती है, तो उसको पहुंचने टाइम लगता है 2 मिनट का। तो क्या हुआ कि 2 मिनट में ये प्रतिध्रुव स्थान पर पहुंच जाती है। इसका ये टाइम पीरियड है। ये तरंग देखो, इसी को प्रकाश सदृश तरंग भी कहा जाता है। सॉरी प्रकाश, इसको एस को कहेंगे। तो ये मूल जो पी, एक चीज ध्यान रखिए, यह तरल, ठोस और द्रव तीनों में इसका प्रसारण होता है, तीनों में ये पहुंच सकती है। देखिए कैसे पहुंचती है एस पी। इसमें एक छाया क्षेत्र भी है, देखिए आप यहां ध्यान से, ये है। इसके बाद अब देखो भूकंप यहां उत्पन्न हुआ, यहां से ये तरंगे निकल गई, यहां से यह चले गई। ये ध्यान रखिए पी तरंगे तरल, ठोस और द्रव तीनों में गुजरती है, तीनों में निकल जाती है। ये तरंगे, ये तरंगे, ये 103 डिग्री के बीच में रहता है यहाँ पर। और तरंगे बाद में निकलने के बाद ये हमारा द्रव है, यानी कि कोर, पृथ्वी का कोर तरल अवस्था में है। इन तरल अवस्था में पी तरंगे पहुंचती है, लेकिन इनमें विक्षेपण हो जाता है। कैसे तरंगे पहुंची, तो यहाँ से यू विमान चली गई अपनी मूल दिशा से, फिर यहाँ पहुंची, ये हो गई ऐसे, इसके अंदर आते ही यू चले गए, फिर यू आ गई, फिर यहाँ, फिर वापस मूल स्थान में जाएगी। मतलब यहाँ इसके अंदर रिफ्लेक्ट विक्षेपित हो जाएगी और वापस दूसरी जगह ये दिखाई देगी। और जब वापस दिखाई देगी तो 143 डिग्री पर है। ये उसका छाया क्षेत्र दोस्तों, इसको कहते हैं। जहां पर छाया क्षेत्र क्या होता है, छाया क्षेत्र जहां पर पी तरंगे दिखाई नहीं देती है, जहां पी तरंगे दृश्य नहीं होती है, वह छाया क्षेत्र कहलाता है। तो पी तरंगों में छाया क्षेत्र कितना रहा, 40 डिग्री। 130 143 गए तो 40 डिग्री का, तो पी का छाया क्षेत्र 40 डिग्री का रहेगा। ये कोर है। और तीन अवस्था में ठोस, द्रव, तरल तीनों में जारी है। दूसरी चीज, ये तरल में थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है। कौन सी, पी तरंगे। इन पी तरंगों को देखिए और किस नाम से जानते हैं, हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं। पी तरंगों को हम और जानते हैं, इनको दबाव वाली तरंगे भी कहते हैं, इनको पुश वेव कहा जाता है। ये पी तरंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिग जैग रूप में चलती है। पी तरंगे जिग जैग में कैसे देखें दोस्तों, ये यू चली है, ये तेज गति से, और फिर ये तेज। तो यहां पर पी तरंगे हैं, यहां एस तरंग है, एल तरंग है। यह कम नुकसान करती है, ये नुकसानदायक नहीं है इनकी, ये कम नुकसान करती है, लेकिन इनकी दूरी, एल की दूरी ज्यादा होती है, पी की दूरी कम होती है। इनकी दूरी कम होती है, कम दूरी तय करती है, फिर भी कम नुकसान करती है, ज्यादा नुकसान नहीं करती है। हम बात करते हैं इसके बाद एस तरंगे। एस तरंग को द्वितीयक तरंग या गौण तरंग भी कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, द्वितीयक तरंग अनुप्रस्थ रूप में चलती है, यह प्रकाश सदृश चलती है, प्रकाश के आधार पर चलती है, जैसे ये ध्वनि रूप में चलती है। इसे जल तरंग भी कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका अनेक नाम है, इसको जल तरंग भी कहा जाता है। यह पी की तुलना में 40% इसकी गति कम होती है, 40% इसकी गति कम होती है। इसके बाद इसकी गति, ये ध्यान रखिए, इनकी दूर जो औसत है 5 से 6 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति सेकंड, मिनट नहीं दोस्तों, याद है ना, इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह P से थोड़ी अधिक विनाशकारी है, यानी विध्वंसक है, विनाशकारी या विध्वंसक है, किसकी तुलना में, P की तुलना में। अब देखिए दोस्तों, ये ठोस तरल द्रव तीनों अवस्था में चल रही थी, ये तीनों अवस्था में, जबकि ये S तरंगे सिर्फ ठोस अवस्था में ही चलती, ठोस जगह ही चलती है। कैसे चलती है, देखिए यहां पर, यहां भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो यहां से ये यहीं तक रहेगी, ये तरंगे निकल रही है वहां तक ही रहेगी। यहाँ तरल अवस्था है, ये तरल है, इसलिए यहाँ नहीं पहुंच पाएगी और इसका 103 डिग्री के कोण पर ही 103 डिग्री कोण पर रुक जाएगा और ये चलती है P तरंगे 103 तक, तो फिर चलती है इसके बाद में 143। और यहाँ भूकंप की छाया क्षेत्र देखिए दोस्तों, छाया क्षेत्र कितना है, 40 डिग्री का छाया क्षेत्र है, ये ध्यान रखें। भूकंप की जो तरंगे इनका छाया क्षेत्र 40 है। छाया क्षेत्र का मतलब है कि वहां पर कोई सी भी तरंग दृश्य नहीं होती है, कोई सी तरंग हम देख नहीं सकते हैं, ऐसा ये छाया क्षेत्र हो गया। तो ये सारी घटना सर ये इस प्रकार की है। हम बात करते हैं एयर तरंगे। दोस्तों एयर तरंग क्या होती है, ये एयर तरंगे को धरातलीय तरंगे कहते हैं, अर्थात ये एयर तरंगे धरातल पर तेज गति से चलती है, ये विनाशकारी तरंग है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ये विनाश करती है। P और L से भी ज्यादा विनाश कौन सी तरंग करती है, S तरंग करती है। क्यों L तरंग करती है, इसकी गति ध्यान रखिए, गति 7 से 8 गतियां कम होती जा रही है, इसकी गति 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब कम क्यों, जो विनाशकारी है इसकी गति कम क्यों, क्योंकि ये अधिक दूरी तय करती है, अधिक दूरी तय करती, अर्थात इसका मार्ग लंबा होता है, इसका मार्ग क्या होता है, लंबा। फिर भी लंबा होने के बाद भी ये धरातल पर चलती है, जिसके कारण इसको विनाशकारी तरंगों की श्रेणी में गिना गया है। इसको लघु तरंगे तो कहते हैं, लघु तरंगे और रेले तरंगे के नाम से भी, रेले तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट ध्यान रखिए दोस्तों, लघु तरंगे और रेले तरंगे के नाम से भी एयर तरंग को जाना जाता है। अब एक इसमें एक आपस में क्वेश्चन पुटअप होता है, कुल्पा घाटी थी एक, कुल्पा घाटी में एक भूकंप आया था, कुल्पा घाटी में क्या था, एक भूकंप आया था 1902 के अंदर, 1902 में। तो वहां पर एक कुछ स्पेशल तरंगे वहां दिखाई दी, वहां स्पेशल तरंगे दिखाई दी, उन तरंगों को हमने PG और SG तरंगों का नाम दिया है। कुल्पा घाटी में जो आई थी वहां भूकंप में कुछ ऐसी तरंगे दिखाई दी कि जहां तो P से और P से कम तेज गति वाली और S से कम तेज गति वाली दो तरंगे होती, तो P से कम तेज चलने वाली को PG, S से कम तेज चलने वाली को SG नाम दिया गया। उसी प्रकार एक कोनार्ड महोदय है, कोनार्ड महोदय ने 1935, ध्यान रखिए दोस्तों, 1935 के अंदर, 1935 में एक मोर्टे वाला जगह, वहां पर एक भूकंप आया, उस भूकंप में कुछ और तरंगें दिखाई दी जो कि PG SG से भी कम तेज गति से चलती है, उनको नाम दिया गया P स्टार और S स्टार। ये सारी तरंगें एक्स्ट्रा पता लगाई उन्होंने, किन्होंने, एक तो कुल्पा घाटी में है, कोनार्ड महोदय ने ज्ञात किया गया। देखिए दोस्तों, इनकी दूरियां हम याद कैसे कर सकते हैं, ये P तरंग होगी, ये S तरंग होगी, ये PG, ये SG, ये P स्टार और ये S स्टार, ये S स्टार। इनको कैसे करते हैं, जैसे ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद करने के तरीके, अब ये 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये होगी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड और ये 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये गतियां होगी इनकी, ये इसकी गति होगी और ये इसकी गति होगी। याद हो गया, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, P स्टार PG SG
एस स्टार एस जी एस जी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये इस प्रकार इनके बीच में जो तरंगे दिखाई दी गई है वो इस प्रकार की तरंगे हैं। अब ये आपको याद हो गया दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका आगे वाला चैप्टर आएगा इसका क्षेत्र। देखिए ये भूकंप के कारण क्या है, पहले देखिए कारण क्या है। तो कारणों में नेक्स्ट बड़े टॉपिक से बड़े अच्छी तरह स्टार्ट करेंगे। आज कारण देख लेते हैं। एक कारण जल का बाहर भी हो सकता है, अधिक जल होने के कारण, अधिक जल का बाहर होने के कारण तो चट्टानें फिसल जाती है तो भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। भ्रंशन, भ्रंश पैदा हो जाता है भूकंप, तो भ्रंशन। तीसरी चीज, जब इसमें देखो प्लूटो, एक तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का भूकंप आ जाता है। समस्थिति यानी कि खिंचाव के कारण इसमें जब होता खिंचाव होता तो वहां भूकंप आ जाएगा। 500 इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के अंदर, जिसको प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत कहते हैं, अर्थात उसमें प्रत्यास्थ में क्या चट्टानें खींची जाती है, किसके कारण, तो भूकंप आता है तो प्रत्यास्थ वाला भूकंप हो गया। तो ये कारणों में अनेक विभाजित किया सकते हैं, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। अब एक चीज है इसका कहां फैला हुआ है, वितरण, वितरण देखो इनका वितरण का स्तर देखो। जो भूकंप की तरंगे, मैंने चीज की तरंगे, तरंगों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था आर.डी. ओल्डहम, आर.डी. ओल्डहम मतलब रिचर्ड डी ओल्डहम। इन्होंने तरंगों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था, कब किया था, 1906 के अंदर इन्होंने, जो कि भारत के अंदर जीआईएस ऑफिस है वहां पर ये कार्यरत थे। उस वक्त ये महान वैज्ञानिक आर.डी. ओल्डहम भारतीय जीआईएस ऑफिस में कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने पी और एस और एल, पी एस और एल तीन तरंगों में इनका विभाजन किया। उसी प्रकार जो भूकंप आता है उनको वितरण को जो उसको विभाजित करने वाले थे मोंटेरो। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर जो वितरण फैला उसका भूकंप आता है उनका क्लासिफिकेशन मोंटेरो ने द्वारा किया गया। दोस्तों उसके बाद आती है क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र कहां होता है, इसका पहला क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। पहला पूरे परिप्रशांत पेटी, जहां जहां ज्वालामुखी आता है, एक चीज नोट करना, जहां जहां ज्वालामुखी आता है वहां सभी भूकंप भी आएगा। एक परिप्रशांत पेटी है, वहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, वहां पर भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी में देखो केप वर्डे, ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, केप वर्डे से जो भारत है, भारत कैसा है, अंडमान निकोबार द्वीप तक, वहां पर इसका फैला हुआ है, किसका, मध्य महाद्वीपीय पेटी का। तीसरा स्थान आता है मध्य अटलांटिक पेटी, मतलब आंध्र महासागर। यह है आइसलैंड से बोवेट द्वीप, आइसलैंड से बोवेट द्वीप पर इसका ये पेटी फैली हुई है। लगभग 60% भाग पर परिप्रशांत पेटी वाला वहां पर भूकंप आते हैं। उसके बाद 21% पर मध्य महाद्वीप पेटी, तो जो बाकी क्षेत्र बचा है वहां उसको इस मध्य अटलांटिक में भूकंप आते हैं। आपने देखा होगा, ये एक बार देख लीजिए, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये देखिए ये भूकंप है। एक केप वर्ड द्वीप है, यहां से पेटी चलती हुई यहां भारत के पास में जाते हुए यहां तक आ जाती है भूकंप वाली पेटी। एक पेटी यहाँ आइसलैंड है, मध्य अटलांटिक में, आइसलैंड यहाँ होते हुए ये बोवेट द्वीप है, यहाँ पर ये बोवेट तक यहाँ पर इसकी पेटी है। एक है ये सारा क्षेत्र और एक महासागर को महाद्वीप है इसके साइड में, ये सारा परिप्रशांत पेटी में शामिल है, जिसके कारण वहां पर भूकंप का वितरण का पता लगाया जाता है। इस जहां भूकंप आता है ज्वालामुखी भी आता है, ज्वालामुखी आता है उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, यानी परिप्रशांत पेटी क्या है उसको कहते हैं अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। एक चीज अब वापस एक रिपीट में ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि जो भूकंप है इसको क्या भागों में बांटते हैं, 2 भागों में,
प्राकृतिक व कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में आ जाएगा ज्वालामुखी, भ्रंशन, प्लूटोनिक और समस्थिति। कृत्रिम में स्थलीय और जलीय। दोस्तों इसमें भी स्थलीय और जलीय, स्थलीय और जलीय, स्थलीय और जलीय हो गया। वापस रिपीट देख लिया। अब देखो जो कृत्रिम में जो जल में भूकंप आता है उसको हम कहते हैं सुनामी। जो जल में भूकंप आता है उसको सुनामी कहा जाता है। उस सुनामी का पता एक डार्ट या फिर DART, डार्ट, उसके द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। इस डार्ट का फुल फॉर्म है डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग टू सुनामी। ये डार्ट का सुनामी का पता लगाया जाता है, वह डीप ओशियन असेसमेंट रिपोर्टिंग टू सुनामी, इसके तहत पता लगाया जा सकता है। अब ये ज्वालामुखी बृहस्पति में कैलिफोर्निया घाटी वाला एग्जांपल दिया था, वहां पर जब भूकंप था ये प्लूटोनिक, इनका हमारे नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज भूकंप का ये चैप्टर ये फिनिश हुआ, आगे हम नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे।